हेलो। हेलो। बच्चों, आज हमें ज्योग्राफी का जो 11वां पाठ है, यातायात और संचार माध्यम। यातायात और संचार माध्यम, इस पाठ का अध्ययन करना है। इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला तो यातायात है और दूसरा है संचार माध्यम। तो इसमें से पहले हम यातायात का स्वरूप या उसके यातायात के अनेक प्रकार है, वो साधन या महत्व, इसका अध्ययन करना है। और उसके बाद संचार माध्यम, आधुनिक युग और पारंपरिक युग के जो संचार माध्यम है, इसका भी अध्ययन हमें इस पाठ में देखना है या करना है। देखिए, आपको यहाँ मैं यह जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है कि एक डायग्राम है। इस डायग्राम में यातायात के लिए ध्यान में रखने वाली बातें, जैसे यातायात हम करते हैं, तो यातायात करते समय हमें कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जरूरी है, और ये क्यों जरूरी है, इसका भी अध्ययन हमें करना है। देखिए, यातायात जो होती है, यातायात के लिए हम विभिन्न यातायात और साधन उपलब्ध होने से उन विकल्पों का विचार हम कर सकते हैं कि यातायात वस्तुओं के परिवहन के लिए या विभिन्न मार्गों के साधनों के लिए हमारे पास जो उपलब्ध विकल्प है, उसका हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो उसमें से हम सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं, रेल मार्ग का उपयोग करते हैं, जल मार्ग का उपयोग करते हैं, हवाई मार्ग का उपयोग करते हैं, नल मार्ग का उपयोग करते हैं। यानी हमें जो हमारे पास विकल्प है हमारे सामने और हमें जो योग्य लगते हैं, उस यातायात मार्ग का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग करते हैं। यानी यातायात करते समय सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, नल मार्ग आदि मार्गों द्वारा हम यातायात कर सकते हैं। लेकिन ये यातायात करने के पहले हमें ये जो डायग्राम दिया मैंने, यातायात के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें। यातायात करते समय ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि प्राकृतिक संरचना, बराबर है। उसके बाद अंतर, समयावधि यानी समय, व्यय, वस्तु, जलवायु, बाजार केंद्र, मार्ग एवं साधन। ये क्यों ध्यान में रखना जरूरी है? क्योंकि ये अगर बातें हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपनी जो यात्रा है, हम अति शीघ्र रूप से और सुरक्षित रूप से हम क्या कर सकते हैं, उस जगह जहां कर पहुंच सकते हैं। बराबर है ना? अगर हमारे पास अगर ये नियोजन है तो हम अधिक से अधिक समय में, जल्दी से जल्दी जिस जगह में है जाना है, यहाँ यात्रा करना है, हम सुरक्षित रूप से क्या कर सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। यानी इन बातों को प्राकृतिक रचना, अंतर, समय अवधि, व्यय, समय, वस्तु, जलवायु, बाजार केंद्र, मार्ग और साधन, ये जो उपयुक्त बातें हैं, इन बातों को अगर हम ध्यान में रखते हुए यातायात करेंगे या किए जाए तो अपना समय और व्यय बच सकता है। बराबर है ना? अपना क्या बच सकता है, समय और व्यय, यानी खर्चा भी बच सकता है, समय भी बच सकता है, और हम यात्रा भी आरामदायी हो सकती है।
हाँ, हमारे किसी भी प्रकार की घाई गड़बड़ नहीं हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, आरामदायी यात्रा हो सकती है। जैसे कि यातायात करते समय अगर कहीं हमें माल लेना है, वस्तु लेके जाना है, तो वस्तु भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की उसे हानि न पहुँचते हुए हम माल को सुरक्षित रूप से क्या कर सकते हैं, उसको लेकर जा सकते हैं। यानी माल को क्षितिज न होने होते हुए, क्षितिज यानी किसी प्रकार की हानि न पहुँचते हुए हम यातायात हो सकते हैं। और ग्राहक द्वारा दी जाने वाली माल की कीमत केवल उत्पादन खर्च पर निर्धारित न करते हुए उत्पादन खर्च एवं यातायात खर्च पर आधारित होती है। देखिए, जो हम ग्राहकों को जो चीजें बेचते हैं, वो उसकी जो कीमत है, वो केवल उत्पादन खर्च न करते हुए हाँ, उत्पादन एवं यातायात खर्च भी उस पर आधारित होता है। बराबर है ना? जो भी चीजें हम लेते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट का भी कैसा पैसा लगता है। तो अगर हम समय, व्यय, बराबर है, और अति शीघ्र रूप से, सुरक्षित रूप से यात्रा अगर करते हैं, तो हमारे पास हमें ज़्यादा उसको पैसा यानी समय भी ज़्यादा नहीं खर्चा सकते हैं, या पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते। तो अगर हम सही तरह से कैसे अगर यात्रा करेंगे, तो जो उत्पादन खर्च है या ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है, वो खर्च भी हमें कम लगता है। इसीलिए माल की यातायात शीघ्र एवं सुरक्षित हो, यह आवश्यक है। देखिए, जब हम यातायात करते हैं, उस समय ये भी ध्यान रखना है, जो हमारे पास वस्तु है, माल है, उसको भी हम शीघ्र रूप से और सुरक्षित रूप से वहाँ लेकर जाना है। यातायात आर्थिक दृष्टि से किफ़ायत होने से माल की कीमत कम हो सकती है। देखिए, इसमें मेन उद्देश्य क्या होता है, जो हम यातायात करते हैं, अगर हम सही समय पर सुरक्षित रूप से अगर हम लेके जाएँगे, तो उसकी जो कीमत है, वो कीमत कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती है। इसके लिए अपने जीवन में यातायात यातायात एक मूलभूत सुविधा माना गया है। देखिए, यातायात क्या है? अन्य साधनों की तरह एक मूलभूत सुविधा मानी है, क्योंकि यातायात की व्यवस्था से इस व्यवस्था में विकास, ये देश और प्रदेशों के विकास का मानक कहा गया है, कहा जाता है। यानी यातायात अगर हम सुरक्षित रूप से करेंगे, हाँ, तो हम क्या सकते हैं, उसको एक मूलभूत सुविधा कर सकते हैं। और मूलभूत सुविधा होने के कारण अपना देश का, अपना प्रदेश का विकास इस यातायात की जो सुविधा होती है उस पर निर्भर होती है। इसके लिए यातायात को क्या कहा गया है, विकास का मानक कहा जाता है। देश और प्रदेश के विकास का मानक कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपको, एक वाक्य के उत्तर लिए। यातायात को देश का या प्रदेश का विकास क्यों माना जाता है? क्योंकि यातायात की व्यवस्था अगर ठीक तरह से हो जाती है, हाँ, तो यातायात की व्यवस्था ठीक तरह से होने के कारण उस प्रदेश का या उस देश का विकास हो जाता है। इसके लिए यातायात को विकास का मानक कहा जाता है। इसके लिए यातायात की सुविधा में सुधार होने से प्रदेश की जो माल है, देखिए यातायात की जो सुविधा जो है, देखिए यातायात की व्यवस्था में सुधार होने से प्रदेश में माल और वस्तु, यात्री, समझ में आया, माल और यात्रियों की गतिविधि बढ़ती है। बराबर है ना? इसके लिए वैसे ही उद्योग धंधे, बाजार केंद्र का विकास होता है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। देखिए, यातायात की व्यवस्था सुधर जाती है, ठीक तरह से हो जाती है, तो आपने जो अपना जो विकास है या अपना उद्योग धंधा है, उसमें क्या होते हैं, उनको गति मिलती है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और प्रति व्यक्ति उत्पादन यानी पीसीआई, प्रति व्यक्ति उत्पादन, और स्थूल देशांतर्गत उत्पादन जीडीपी, इसमें बढ़ोतरी होती है। देखिए, अपने देश का जो जीडीपी होता है, ये किस पर आधारित होता है? जो हम व्यवसाय करते हैं उस पर आधारित होता है। बराबर है? जो जीडीपी होता है, अपने देश का जो जीडीपी है, वो अपने देश की जो उद्योग धंधे है, जो बिजनेसमैन है,
इस बिजनेस के तौर पर अपना देश का क्या होता है, जीडीपी निकाला जाता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से अगर हम ये जो यातायात करते हैं तो यातायात के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन भी बढ़ सकता है, देश का जो उत्पादन है जीडीपी वो भी बढ़ सकता है। इसके लिए यातायात को एक महत्वपूर्ण साधन कहा गया है। देखिए इसके बाद अगर हम देखते हैं, ये नीचे आपको एक मानचित्र दिया है। यह मानचित्र जो है सातारा जिला, इस मानचित्र का वाचन करते समय हमें यातायात के मार्गों का आकृतिबद्ध संस्था से देख सकते हैं। देखिए इसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसकी जो आकृति है, इस आकृति को हम देख सकते हैं। कुछ स्थानों पर यातायात मार्गों की घनी जाल तो कहीं पर विरल जाल के स्वरूप का वितरण दिखता है। देखिए इसमें ये जो जिला है सातारा, इसमें कहीं जगह यातायात की घनी यानी यातायात की जाल अधिक है तो कहीं जगह क्या है, कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कुछ भागों में यातायात मार्ग नहीं के बराबर भी है। नहीं के बराबर क्यों है? क्योंकि दुर्गम प्रदेश है, हाँ, ऊंचा नीचा भाग है, हाँ, नदी नाला है, हाँ, खाड़ी है। ये सारे इसके कारण ये जो यातायात के जो मार्ग है कई भागों में आपको नहीं के बराबर दिखते हैं। ये कोई प्रदेश में यातायात मार्ग से किन कारणों से वंचित है, कौन से कारणों से यातायात के घने जाल निर्मित हुए हैं, ऐसे अनेक प्रश्न हो सकते हैं। देखिए ये मैं आपको अभी उत्तर बताया, इसका प्रश्न ये होता है कि कुछ भागों में यातायात मार्ग नहीं के बराबर है, कुछ प्रदेश में यातायात मार्गों से किन कारणों से वंचित है, या कौन से कारणों से यातायात का घने जाल निर्मित होते हैं। ऐसे अनेक प्रश्न यहाँ हो सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए उस प्रदेश की यातायात का मानचित्र, उसके साथ प्रदेश के प्राकृतिक मानचित्र भी होना आवश्यक है। ऊपर जो अभी प्रश्न जो हो है, तो उस प्रश्नों का अगर अपने को उत्तर पाना है तो उस प्रदेश की जो मानचित्र है और प्राकृतिक मानचित्र, ये दोनों भी क्या होना चाहिए, अपने साथ होना चाहिए। अगर ये दोनों मानचित्र एक साथ रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो आंसर हमको मिल सकता है। बराबर है। देखिए इस तरह से यहाँ जो अध्याय की सातारा जिले के प्राकृतिक संरचना, प्रमुख मार्ग एवं रेल मार्ग, बराबर है, मानचित्रों के एक साथ अध्ययन से निम्न बातें सरलता से हमें ध्यान आ सकती है। देखिए यहाँ जो दिया है, यहाँ क्या है, सड़क और रेल मार्ग का जो सातारा डिस्ट्रिक्ट है, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, इसका ये जो क्या है, मार्ग है, बराबर है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, इसका जो चित्र है, ये जो ये जो इस नक्शा में आपको दिख रहा है। देखिए सातारा जिले की पश्चिम दिशा में सह्याद्री एवं उसकी उप शाखाएं यानी अधिक ऊंचाई वाले भूप्रदेश से व्याप्त है। हाँ, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, ये चार दिशा में से कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में क्या है, सह्याद्री है और वहाँ उनकी अनेक उपशाखाएं है और ऊंचे नीचे भूप्रदेश से व्याप्त है। वहाँ की भू रचना चढ़ाव और ढलान की है। इस प्रकार इस परिसर में कोयना परियोजना का शिव सागर या विस्तीर्ण जलाशय है। देखिए इसमें जो पश्चिम भाग है, इस पश्चिम भाग में क्या है, सह्याद्री है, सह्याद्री की उपशाखा है और वहाँ का जो भाग है ऊंचा निचला है और कोयना, ये जो पानी की जो परियोजना है, ये परियोजना भी यहाँ विस्तीर्ण है। इसके कारण ये जो पश्चिम भाग है, इस पश्चिम भाग में यातायात की जो मार्ग है वो मार्ग आपको कम दिखाई देते हैं। इसके बाद जिले के मध्य एवं पूर्व हिस्से में मध्यम ऊंचाई का है। देखिए यहाँ क्या दिया है उन्होंने, जिले के मध्य और पूर्व, ये पूर्व है इस तरह, और मध्य भाग में क्या है, जो भाग है वो कैसे है, थोड़ा सा ऊंचा है। और प्राकृतिक संरचना को देखने पर सातारा जिला के पश्चिमी भाग में यातायात का जाल विरल है और जिले के पूर्व भाग
जिले के पूर्व भाग में क्या है, यातायात की जो मार्ग है वो घनत्व मध्यम रूप से दिखाई देता है। देखिए इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो यातायात है, इस यातायात में अगर हम अ, सातारा डिस्ट्रिक्ट का अगर देखते हैं, पश्चिम भाग में क्या है, पूरी तरह से पहाड़ी सह्याद्री का जलाशय है, भाग ऊंचा ऊपर नीचा चढ़ाव है, इसके कारण वहाँ क्या है, कम है। उसके बाद जो पूर्व और मध्य भाग है वहाँ भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा भाग है, लेकिन अन्य भागों में अगर देखते हैं तो वहाँ जो यातायात के जो घनत्व है, ये घनत्व भी मध्यम रूप से हमको दिखाई देते हैं। देखिए उस दृष्टि से जिले के मध्य भाग में मार्गों का घनत्व अधिक है। आपके समझ में आया है कि यह आया होगा कि इन भागों का राष्ट्रीय महामार्ग का रेल मार्ग गया है। देखिए एक राष्ट्रीय महामार्ग और रेल मार्ग भी गया है, तो आकृति से आपको वो समझ में आता है। मध्य भाग में एक राष्ट्रीय महामार्ग है और रेल महामार्ग भी गया है। आपको ध्यान में आया है कि इस महामार्ग में अनेक मार्गों का जाल जुड़ा हुआ है और इससे प्राकृतिक संरचना अर्थात पर्वत, घाटी, नदियाँ आदि की परिणाम प्रदेशों के यातायात के मार्गों पर होता है। ठीक है ना। देखिए ये जो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक संरचना है, उसके बाद वहाँ की जो पर्वत है, घाटी है, नदियाँ है, ये पूरी तरह से यातायात का जो प्रदेश है, इस यातायात के प्रदेशों के में परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसमें देखिए यातायात मार्गों एवं प्राकृतिक संरचना का सहसंबंध होता है। प्राकृतिक संरचना से यानी संरचना के अध्ययन से प्रदेश की सुगमता और दुर्गमता ध्यान में आती है। जो प्राकृतिक संरचना होती है, इस संरचना का संबंध सहसंबंध से ही हमें उस प्रदेश की प्राकृतिक संरचना, हाँ बराबर है, उस संरचना से वहाँ की सुलभता, सुगमता और दुर्गमता, बराबर है, सुगमता और दुर्गमता यानी दुर्गमता ये ध्यान में आ जाते हैं। मैदान के समतल प्रदेश में यातायात मार्ग की सुविधा अच्छी तरह से विकसित हो सकती है। जहाँ मैदानी प्रदेश है, समतल प्रदेश है, उस जगह यातायात की जो जाल है वो जाल क्या होते हैं, अच्छी तरह से वहाँ सुविधा मिल जाती है। इस दृष्टि से ऊंचे नीचे समतल प्रदेश में यातायात मार्गों का विकास पर मर्यादा आती है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जहाँ ऊंचा निचला भाग है, बराबर है, उस जगह समतल प्रदेश में यातायात मार्गों के विकास में क्या आती है, मर्यादा आ सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यातायात के ये जो मार्ग है, ये मार्ग हमें देखा अभी सांगली सातारा डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद हमें देखना है यातायात का महत्व क्यों है। यातायात का महत्व हमें बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यातायात का महत्व से वहाँ की जो व्यवसाय है, रोजंदारी है, क्षेत्रीय विकास है, दुर्गम भाग पर मात करना, प्रादेशिक संतुलन को कमी करना या पर्यटन का विकास, ये सारे जो घटक है, ये सारे घटक यातायात के महत्व पर निर्भर होते हैं। देखिए हम अगर देखेंगे तो यातायात को अगर हमें सुधारना है, गतिविधि उनकी बढ़ाना है, उद्योग धंधों को बढ़ाना है या बाजार पेट का विकास करना है, तो हमें यातायात को महत्व देना जरूरी है। अगर यातायात को महत्व देते हैं तो हम व्यापार विस्तार एवं जाल बढ़ सकता है, बराबर है, जल प्रायोगिकीकरण हो सकता है, रोजगार अवसरों की उपलब्धता हो सकती है, क्षेत्रीय सेतु बन सकता है, स्थान उपयोगिता, दुर्भग दुर्लभ दुर्लभता पर माल, प्रादेशिक संतुलन में कमी और पर्यटन विकास, ये सारे जो घटक होते हैं, ये सारे घटक जो है हमें क्या है, ये जो यातायात है, इस यातायात के महत्व को हमें ये महत्वपूर्ण माना गया जाता है।
अगर ये सारी चीजें समझ में आ गए, ये सारे जो चीजें हैं, इस चीजों का अगर अच्छी तरह से उपयोग करते हैं तो अपना जो यातायात है, ये यातायात का जो मार्ग है या यातायात का हम अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो दूसरा जो पॉइंट है, अभी हमने यातायात के बारे में जानकारी देखा, इसके बाद वाला जो है संचार माध्यम। कौन सा? संचार माध्यम। इस संचार माध्यम का अध्ययन हमें करना है कि संचार माध्यम या संदेश वहन, संचार माध्यम को हम संदेश वहन भी कह सकते हैं। यातायात के समान संचार माध्यम ये भी एक आधारभूत सुविधा है। बराबर है? क्या कहा था मैं? संचार माध्यम एक संदेश वहन भी कहा जाता है, और जिस तरह यातायात के समान संचार माध्यम भी एक आधारभूत सुविधा है। बराबर है? तो यातायात की तरह इसको भी आज हम महत्वपूर्ण माना जा गया है कि आधारभूत माना गया है, क्योंकि संचार माध्यम से ही आज हम सारी जो चीजें हैं ये चीजें हम कर सकते हैं। आधुनिक युग में संचार माध्यम अथवा सूचना प्रसारण जन संवाद एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। बराबर है? आधुनिक युग में ये जो संचार माध्यम है, इस संचार माध्यम को ही एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है, जन संवाद माना जाता है, सूचना प्रसारण माना जाता है। इसमें आप ये जो चित्र दिख रहे 11.3 में मोबाइल टावर है, बराबर है, ये आपने देखा है। उसके बाद 11.4 में प्रमुख टपाल कार्यालय मुंबई, जो डाक विभाग, पोस्ट विभाग है, ये मुंबई का दिया है। और तीसरा जो है समाचार पत्र बिक्री केंद्र, ये तीसरा जो चित्र है ये समाचार पत्र बिक्री केंद्र। देखिए इनके माध्यम से, बराबर है, मोबाइल के माध्यम से, प्रमुख टपाल कार्यालय के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से आज हम क्या कर रहे हैं? संचार हम कर रहे हैं, एक दूसरे से हम बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से हम लेन देन कर रहे हैं। बराबर है? ये चित्र देखने के बाद ये जो 3 चित्र है 11.3, 11.4 और 11.5, ये आपको देखने के बाद पता चला कि आज हम मोबाइल के माध्यम से, जो डाक विभाग का जो कार्यालय, इसके माध्यम से, या जो समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र के माध्यम से क्या कर रहे हैं? हम अपना संदेश वहन के माध्यम से हम उसको उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आज इसमें भी क्या हो गए? बढ़ोतरी हो गई है। आज अगर हम देखते हैं तो आज इसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। जैसे कि वर्तमान आधुनिक युग में, बराबर है क्या, आज वर्तमान आधुनिक युग में कृत्रिम उपग्रह एक संचार का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है। आज अलग अलग प्रकार के कृत्रिम उपग्रह ने, सैटेलाइट, बराबर है, आज हम देखते हैं कि अलग अलग जो कंपनी है सैटेलाइट के माध्यम से हर एक देश अपनी सरकार के ओर से अपने क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रकार के जो सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह क्या कर रहे हैं? वो छोड़ रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण प्रभावी साधन बन गया। और इस सैटेलाइट के माध्यम से हम मोबाइल पर संदेश का आदान प्रदान करना, दूरध्वनि पर कार्यक्रम दिखाई देना, मौसम संबंधी की वर्तमान जानकारी प्राप्त होना आदि बातों को कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से एक ही समय पर सभी और संदेश भेजा एवं प्राप्त होना यह संभव हुआ है। देखिए क्या हुआ है? आधुनिक युग में आज ये जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ रहे हैं, इस कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट के माध्यम से, इस संचार माध्यम से एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है, क्योंकि इसके माध्यम से एक ही समय में एक ही जगह से बैठकर हम ये सारे जो बातें हैं, जैसे कि मैसेज भेजना है, दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखना है,
मौसम की संबंधी जानकारी देना है, हवामान के बारे में। हाँ, ये सारे जो है, ये सारे हम इस कृत्रिम उपग्रह यानी इस कृत्रिम सैटेलाइट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय से सारे विश्व में या पूरे देश में हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या वो लोग उसको देख सकते हैं या वो उसको संदेशा ले सकते हैं। तो इसके कारण ये जो वर्तमान युग में, आधुनिक युग में इस प्रकार का संदेश वहन का जो एक साधन है, ये साधन बढ़ोतरी हो गया है, उसमें गति हो गई। सुदूर संवेदन तंत्र के माध्यम से, देखिए सुदूर संवेदन तंत्र के माध्यम से प्राप्त उपग्रह प्रतिमाओं का उपयोजन भूपृष्ठ पर संसाधनों का अध्ययन और क्षेत्रीय नियोजन के लिए कहा गया है। देखिए ये जो सुदूर संवेदन तंत्र है, इसके माध्यम से उपग्रह प्रतिमा का उपयोजन, जो उपग्रह छोड़ते हैं उसकी जो प्रतिमा है वो भूपृष्ठ पर से संसाधन का अध्ययन एवं क्षेत्रीय नियोजन के लिए भी कहा जाता है। अपना क्षेत्रीय यानी अपना जो जगह है उसके जगह का भी क्या कर सकता है, उसको नियोजन कर कर उसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो संचार माध्यम है, इस संचार माध्यम में हम बढ़ोतरी हो गए हैं। अंतर्जाल और सामाजिकता के माध्यम के नए युग में सभी को इस व्यवस्था का उपयोग करना पड़ता है। देखिए आज अगर हम देखते हैं तो अंतर्जाल और सामाजिक माध्यम के इस युग में सभी की व्यवस्था का उपयोग हम सभी की जो उपयोग है वो उपयोग हम आज कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं ये जो अंतर्जाल और सामाजिक के माध्यम से, तो आज हम भारत सरकार जो है, भारत सरकार क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट, मनी ट्रांसफर आदि को पुरस्कृत कर रही है। बराबर है ना। आज हम क्या कर सकते हैं, घर में बैठकर हम सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन, जैसे कि अपना टीवी का रिचार्ज कर रहे हैं, मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं। हाँ, हमें पहले टीवी का रिचार्ज करना है तो वहां जाना पड़ता था, लेकिन ये जो संचार माध्यम के कारण, इसमें बढ़ोतरी होने के कारण वो पूरी तरह से आज सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं। टीवी का रिचार्ज करना है, डीटीएच का, मोबाइल का रिचार्ज करना है, अगर पैसा भेजना है हमें किसी गांव में तो हमें बैंक में जाकर पैसा भेजना पड़ता था, लेकिन आज हम घर बैठे क्या कर रहे हैं, पैसा हम गांव में भेज रहे हैं। ऑनलाइन कई प्रकार की जो चीजें हैं वो चीजें भी हम खरीद रहे हैं। हाँ, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है, इस प्रकार का मनी ट्रांसफर के लिए, पेमेंट के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, हाँ, इन सारे चीजों के लिए उन्होंने पुरस्कार कर दिए और इसके लिए उन्होंने मोबाइल पर विभिन्न ऐप्स भी विकसित किए हैं। बराबर है ना। आज हम अन्य अलग प्रकार के जो ऐप्स है, जैसे कि अमेजॉन है, गूगल पे है, फोन पे है, हाँ, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो ऐप्स है, बैंकों का भी ऐप्स है, हाँ, हर एक बैंक का अलग अलग ऐप्स है। उस ऐप के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन के ऑनलाइन के माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं, अपनी सारी जो चीजें हैं वे चीजें हम घर में बैठे कर रहे हैं। बराबर है। इसलिए जैसे कि सरकार की ओर से भीम ऐप, बराबर है, SBI, बराबर है, देखिए भीम ऐप, SBI, हाँ, आदि जो है ऐसे जो ऐप्स है, इस ऐप्स का क्या किया है उन्होंने, पुरस्कृत किए हैं। जैसे कि इसमें दिया है पे बिल, इन संदेश वाहनों की सुविधा द्वारा हम अनेक प्रकार के देयक भरना, पे बिल, क्रय विक्रय, ऐसे अनेक प्रकार क्या कर सकते हैं हम, ये सारे चीजें हम कर सकते हैं। देखिए आपको ये भी देखना है, कृत्रिम उपग्रह के कारण उपयोग कौन से है, ढूंढिए। हाँ, उसका आपको दैनिक जीवन में कैसा संबंध आता है, इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए इस प्रकार ये जो है, ये यातायात, ये सॉरी संचार माध्यम के ये जो
ऐप सरकार ने क्या किया है, हमें पुरस्कृत किया है और इसके माध्यम से आज हम पूरी तरह से ऑनलाइन पेमेंट क्या कर रहे हैं। देखिए, संदेश वन की सुविधा अब बड़ी मात्रा में विकसित हुई है, बराबर है। जिस प्रकार ये जो यातायात की सुविधा बड़ी हुई है, उसी प्रकार संदेश वहन की भी एक सुविधा एक बड़ी मात्रा में विकसित हुई है। यह सुविधा केवल दूरध्वनि से बोलने का संदेशा देना वाली न रहकर, बराबर है क्या, ये जो संदेश वन है ये सिर्फ दूरध्वनि पर बोलने की संदेशा न रहकर हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। देखिए, आज इंटरनेट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, बराबर है ना। पहले क्या करता था, सिर्फ बोले जाते थे, दूरध्वनि पर सिर्फ क्या जाता था, हम बातचीत करते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को बातें करते समय देख रहे हैं। उसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम में, देखिए उसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ही समय पर अनेक लोगों से हम बात कर सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं, अभी आज हम जो हमारी पढ़ाई चल रहे हैं, ये पढ़ाई किसके कारण चल रहे हैं, ये ऑनलाइन के कारण चल रहे हैं, बराबर है ना। हम क्या कर रहे हैं, एक ही समय पर 100-150 बच्चों के एक साथ हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो संदेश वन है, इस संदेश वन में भी क्या हुई, बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, आगे देखिए है जो संदेश वन है, इस संदेश वन में देखिए ये संदेश वन संचार माध्यम से उपयुक्त लोगों के साथ साथ बहुत सारी हानियां भी है। ठीक है, जिस प्रकार ये जो संचार माध्यम है, इस संचार माध्यम का आज हम उपयोग कर रहे हैं, अनेक लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जितना उसका हम फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे, उतना उसका क्या है, हानि भी हो सकते, उसका नुकसान भी हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आज जो हम ऑनलाइन का उपयोग करके जो चीज़ें हम कर रहे हैं, उस चीज़ों को क्या करने, कहीं लोग क्या कर रहे हैं, हमको फंसाने का काम भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो अंतर्जाल द्वारा अनेक अपराध भी हो सकते हैं, इसकी हानि भी हो सकती है, जैसे कि चोरी, या अकाउंट हैकिंग करना, फंसाना, साइबर आक्रमण, युद्ध, आतंकवाद आदि जो है, ये सारी जो बातें हैं, ये बातें संचार माध्यम से ही हो सकते हैं। इसके लिए हमें इस प्रकार की जो धोखाधड़ी होती है हमारे साथ, उससे अगर हमें बचना है तो हमें सावधानता से हमें व्यवहार करना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, बैंक के अकाउंट में लिंक है, पैन कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड नहीं, लेकिन जिनका आधार कार्ड या जो पैन कार्ड बैंक से लिंक है, तो वो लोग क्या करते हैं, हम बैंक से बात कर रहे हैं ऐसे बोलकर अपना मोबाइल जो जुड़ा हुआ है बैंक से, उसे ओटीपी नंबर मांगते हैं, और उससे ओटीपी नंबर मांगकर अपना जो पैसा है, वो पैसा क्या कर सकते हैं, वो अपने अकाउंट से चोरी कर सकते हैं, बराबर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये संदेश वहन के या अंतर जाल द्वारा अनेक अपराध भी हो सकते हैं। इस प्रकार जैसे कि ई पेमेंट, अकाउंट हैकिंग, उसके बाद ई पेमेंट, अकाउंट हैकिंग, साइबर चोरी, आक्रमण, युद्ध, आतंकवाद, ऐसी ये सारी जो घटना है, ये ऑनलाइन के माध्यम से हो सकते हैं। तो इसलिए हमें चोरी, आर्थिक ठगेबाजी, महत्वपूर्ण संकेत स्थल पर आक्रमण, इस तरह से धोखा निर्माण हो सकता है। इसलिए अंतर्जाल पर सोशल नेटवर्किंग करते समय हमें ये ध्यान देना और यह ध्यान रखना हमें जरूरी है। अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो
ऑनलाइन पेमेंट है या ऑनलाइन जो सारी चीज़ें हैं वो सावधान पूर्वक से हम कर सकते हैं। अपनी जानकारी अगर कोई मांग रहे हैं, देखिए आपकी जानकारी अगर कोई मांग रहे तो पहले बिना जांच किए न दे, बराबर है। सोई भी संवेदनशील एवं व्यक्तिगत महत्वपूर्ण जानकारी सामाजिक नेटवर्क, साइबर ब्लॉक आदि पर न डाले। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, जो अपनी वैयक्तिक जानकारी है वो वैयक्तिक जानकारी क्या करना अपने, ये जो माध्यम होते हैं उस प्रकार के जो सोशल नेटवर्क या सामाजिक नेटवर्क है उस पर डालना नहीं है। अगर हम डालते हैं और गलती से कुछ हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको धोखा हो सकता है। इसलिए ये जो आकृति पॉइंट ये जो दिया है 11.6 में साइबर आक्रमण का वितरण दर्शाया गया है और ये आक्रमण विभिन्न देशों के दरमियान हो रहे हैं और इसे आप वैश्विक अंतर्जाल पर साइबर आक्रमण का अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए ये पूरा है ना, ये जो साइबर का जो जाल है इंटरनेट का, ये साइबर जाल जो है सिर्फ अपने देश के नहीं थे, पूरे देश में क्या हो रहा है, इस प्रकार की जो साइबर जाल है, ये साइबर की जाल फैली हुई है या इंटरनेट का जो जाल है ये पूरी तरह से विश्व में फैला हुआ है। तो इस तरह से बच्चे आज हम यातायात के माध्यम से या यातायात के जो मार्ग है उस यातायात मार्ग का अध्ययन किया, यातायात करते समय में कौन सी बातें ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद यातायात जो मार्ग निर्माण किए जाते हैं वो किस किस जगह निर्माण होता है, उसका अध्ययन किया। यातायात निर्माण के लिए कैसी कैसी चीज़ें के हमें कहीं जगह यातायात की जो जाल है अधिक है तो कहीं भागों में कम क्यों है, इसका अध्ययन किया। उसके बाद यातायात का महत्व क्यों होना चाहिए, अगर यातायात का महत्व होता है यातायात का महत्व होता है तो अपना जो देश का विकास, प्रदेश का विकास भी हो सकता है, बराबर है। तो यातायात, इसलिए यातायात एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जैसे कि यातायात के लिए आज हम पहले अपने पुराने, आज हम मोबाइल, पोस्ट ऑफिस या समाचार पत्रों के माध्यम से हम करते थे, लेकिन आज हम मोबाइल में बैठकर भी क्या कर सकते, ये सारी चीज़ें हम देख सकते, उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है हमने देखा संचार माध्यम, बराबर है, संदेशवहन। आधुनिक युग में जो संचार माध्यम है, इस संचार माध्यम या सूचना प्रसारण एक महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें बहुत सारी जो सुविधा है, ये सुविधा हम एक जगह में बैठकर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए सरकार की ओर से भी अनेक प्रकार के जो ऐप्स बनाया गया है, उस ऐप्स के माध्यम से हम ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र ये कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहन दी गई है। लेकिन ये सारे जो चीज़ें करते हैं, इस सारी चीज़ें करते समय जितना हमें लाभ है उतना अपना हानियाँ भी हो सकती है, क्योंकि जो अंतर्जाल है यानी नेटवर्क है, ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग होता है या नेटवर्क के कारण हमें, जैसे कि हमारा जो मेल है, ईमेल, उसको हैंग किया जाता है, फंसाया जाता है, चोरी हो सकती है, साइबर आक्रमण हो सकता है, युद्ध हो सकता है, आतंकवाद, ऐसी ये जितना लाभ है उतना हमारा नुकसान भी, हानि भी हो सकती है। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर हमें इससे बचना है, संचार माध्यम की जो धोखाधड़ी, चोरी, हैकिंग, आक्रमण, तो हमें अपनी जो खुद की जो जानकारी है वो जानकारी किसी प्रकार के जो सामाजिक माध्यम है, यानी कौन सी, समझ में आ गया, जो अपनी जो जानकारी है उस जानकारी को देना नहीं है, और उसको क्या करना, अपने को सुरक्षित रूप से रखना जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो होने वाली जो हानि है या आपने जो होने वाली जो फंसाने वाली जो चीज़ें हैं हम उससे दूर रह सकते हैं। आज पूरी तरह से अगर ये जो चित्र दिख रहा है इसमें
आज क्या है, ये पूरे विश्व का जो जाल है इंटरनेट का, वो चित्र आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है बच्चे, आज के इस पाठ में आपने ये जो सारी चीजें हमें देखी है। किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यातायात का महत्व स्पष्ट कीजिए। यातायात का महत्व, देखिए यातायात एक मूलभूत सुविधा है, बराबर है। इस मूलभूत सुविधा होने के कारण यातायात व्यवस्था, हेलो, हाँ, यातायात एक मूलभूत सुविधा है, बराबर है। और इसके कारण इसका जो महत्व है, ये महत्व है क्योंकि यातायात व्यवस्था के विकास को देश और प्रदेश का विकास का मानक कहा जा गया है। देखिए यातायात व्यवस्था के विकास को देश या प्रदेश के विकास का मानक कहा जाता है, और इसके लिए यातायात व्यवस्था में सुधार होने पर प्रदेश में जो यातायात की जो सुविधा मिलती है, ये यात्रियों को जो गतिविधि बढ़ती है, या उद्योग धंधे में या बाजार केंद्र में विकसित हो जाता है, और आर्थिक विकास को गति मिलती है, और प्रति व्यक्ति आय या देश का स्थूल देशांतर, प्रति व्यक्ति ने पीसीआई, और देश स्थूल देशांतर उत्पादन यानी जीडीपी में क्या हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती, वृद्धि हो सकती है। इसके कारण ये जो यातायात है, यातायात को महत्व दिया गया है। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ ओके। हेलो, और किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स? हेलो, हेलो बच्चे, हेलो, ठीक है। आज हम हेलो सर, मेरे सर बच्चे, आज हम इस पाठ में जो यातायात का और संचार माध्यम का अध्ययन किया, इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, हाँ, अंतर स्पष्ट करो, या एक वाक्य में उत्तर, हाँ, या जैसे कि आपका जो इंडिया का मैप है उसमें जैसे कि यातायात के मार्ग, संचार माध्यम के मार्ग कौन से, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हाँ, अंतर में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, यातायात, संचार माध्यम, या पारंपरिक आधुनिक साधन या आधुनिक संचार माध्यम, इसके जो साधन है, ये सारे जो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो समाचार माध्यम है या टीवी है, इसको एक साधन क्यों कहा जाता है, इसका भी अध्ययन हम इस पाठ में आप कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का ये जो पाठ है आपका यहाँ समाप्त हो गया। धन्यवाद।